सीएम धामी ने दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत से की मुलाकात। दोनों की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल। विजय रावत हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में चलाया जा रहा जांच अभियान के तहत नशीले पदार्थों के खेप और हथियारों का जखीरा बरामद। उत्तरकाशी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। विधानसभा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की तरफ से किया गया प्रशिक्षण। हरिद्वार में कोरोना का कहर। नगर निगम में काम करने वाले 33 कर्मी हुए पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त मिल रही बड़ी खबर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का इरादा रखते हैं। फिर से बीजेपी सरकार बनाने का प्रयास करेंगे, ये बात भी पत्र में लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखना चाहते हैं और इस संबंध में उन्होंने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर अवगत कराया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में प्रयासरत रहेंगे, सरकार बने बीजेपी की। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है उत्तराखंड से। बड़ी खबर, 22 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्कूलों को बंद रखने की तारीख 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो अब उत्तराखंड में 22 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। ऑफलाइन कक्षाएं नहीं होंगी, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 22 जनवरी तक स्कूल अब बंद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तराखंड में 22 जनवरी तक अब स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह फैसला लिया है सरकार ने। 22 जनवरी तक अब स्कूल बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है और साथ ही 22 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत से मुलाकात की। वहीं बुधवार को हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। दोनों की मुलाकात के बाद अब कहा जा रहा है कि विजय रावत जल्द बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बता दें कि मुलाकात के दौरान विजय रावत ने बताया कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है, वो बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं और अगर बीजेपी चाहेगी तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात को लेकर कहा कि विजय रावत से भेंट की है। सीएम धामी ने कहा कि विपिन रावत और उनके परिवार की तरफ से की गई राष्ट्र सेवा को हमारा नमन है।
हम सदैव उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएंगे और उससे पहले सीएम का स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के भाई से मुलाकात करने को लेकर सियासी गलियारे में सुगबुगाहट बढ़ गई है। तो क्या संभावना बन रही है, किस तरह की चर्चा चल रही है, और जैसा हमने आपको बताया कि इस मुलाकात के दौरान सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई विजय रावत ने राजनीति में आने की इच्छा भी जताई है। तो ऐसे में क्या संभावना देख रहे हैं, जानेंगे हमारे सहयोगी कृष्णा से। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि विजय रावत को लेकर किस तरह की चर्चा चल रही है। जी कृष्णा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें 7 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगने वाली है। इस बीच सीडीएस विपिन रावत के भाई विजय रावत आज सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और भाजपा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी भाजपा भी ज्वाइन करने की उम्मीद जो है वो विजय रावत की लगाई जा रही है। तो संभावना व्यक्त करी जा रही है कि विजय रावत भी जल्दी भाजपा का दामन थाम कर बीजेपी की इस सीट पर उनको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार सकती है चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को गंगोत्री से प्रत्याशी बनाकर और मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी कर्नल कोटियाल है, तो वो काफी दिनों से गंगोत्री में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनाव में इस तरीके से मतदाताओं को अपनी ओर रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीच देखिए एक और कर्नल जो है वो आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि भाजपा किस तरीके से दामन खेलती है और किस तरीके से दावपेच जो है वो अब कर्नल पे लगाती है, रिटायर्ड कर्नल पे। और बड़ी बात ये होगी कि किस सीट से बीजेपी जो है वो उनको मैदान से उतारेगी। क्योंकि कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार से हरक सिंह रावत जा चुके हैं, उनको बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा वो वहीं से उम्मीद लगाई जा रही है कि कोटद्वार से शायद उनका नाम सामने आए, तो वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। दीपक बिल्कुल, तो चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन कृष्णा जब तक संगठन की ओर से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये इस पर कयास लगाया जाना सही नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है सियासी गलियारे से। कृष्णा, आप हमारे साथ बने रहें, इस पर आपके भी अपडेट्स लेंगे हम। बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला लिया है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनावी राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित पत्र उन्होंने जेपी नड्डा को भेजा है। साथ ही ये भी कहा है कि फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में उनका जो भी योगदान होगा वो संगठन के कार्य के साथ पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। कृष्णा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या है इस पत्र में, और आखिर ठीक चुनाव से पहले चुनावी राजनीति से दूर रहने का त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों निर्णय लिया। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? बिल्कुल दीपक, देखिए रोजाना उत्तराखंड की राजनीति में घुमावदार मोड़ देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, जिसमें जो एक पत्र सामने आया है उसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखते हैं भाजपा की, कि उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है और मांग करी है कि मुझे चुनाव में मैदान में ना उतारा जाए, क्योंकि मैं पूरा समय जो है वो उत्तराखंड में पूर्ण दामी सरकार बनने में जो है लगा सकूं, तमाम चुनाव प्रचार है वो कर सके। लेकिन उन्होंने चुनाव ना लड़ने की आज बात कहकर उत्तराखंड में एक बड़ी खबर जो है वो ला दी और चुनावी अटकलें लगा दी। क्योंकि उत्तराखंड की एक तरीके से बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति चल रही है, जहां पर तमाम दावेदारों के उस पर मंथन किया जा रहा है। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये लेटर सामने आना और उनकी इच्छा ना आना तो एक तरीके से बीजेपी के लिए एक और सीट पे पेच उनके लिए फंसा दिया है। क्योंकि दोईवाला सीट से हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर जो है वो पूरी की पूरी मोहर लग चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। तो आने वाले देखने में होगा कि बीजेपी क्या उनके पत्र को स्वीकार करती है, क्या उनको चुनाव में नहीं उतारेगी, क्या अपने प्रचार प्रसार में उनको स्टार प्रचारक बना के मैदान में उतारेगी, ये आगे वाला टाइम बताएगा। क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी आज शाम या कल शाम तक जो है बीजेपी प्रत्याशियों के चयन की लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस फैसले पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफी प्रभाव है और चुनावी राजनीति से दूर जाना गलत संदेश भी दे सकता है। इस तरह के किसी कयास को बल ना मिले, इसको लेकर उन्होंने कुछ स्पष्ट किया है? फिलहाल देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये लेटर सामने आया है खुद मुख्यमंत्री के
पीआरओ ने इसका जो लेटर मीडिया को भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं आया है। देखने वाली बड़ी बात दिलचस्प होगी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, क्या वो विधानसभा चुनाव ना लड़के आगे लोकसभा में प्रयास करेंगे। अब क्या आगे की रणनीति त्रिवेंद्र सिंह रावत की होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो स्थिति पर नजर बनाए रखें कृष्णा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अब चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखने का निर्णय ले चुके हैं और इस निर्णय से उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर अवगत कराया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या उत्तराखंड की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है और बीजेपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतने दे रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से आचार संहिता को सख्ती से लागू कराने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इधर आचार संहिता लगने के पहले ही जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस एक्टिव है, जिसके तहत उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। बीते 15 दिनों की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की गई। वहीं जांच अभियान के दौरान पुलिस ने हथियारों का जखीरा भी बरामद किया। बीते 15 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारों का मिलना इससे चुनावी माहौल को खराब करने की ओर इशारा करता है। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में अपराधी रहे हों या फिर चुनाव को प्रभावित करने की मंशा, इसकी छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। हथियारों के सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हथियारों के दम पर चुनावी माहौल खराब करने के षड्यंत्र को विफल करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। इस बीच केलाखेड़ा क्षेत्र में 10 तमंचे और 22 कारतूस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलभट्टा और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी हथियारों के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लगातार अपराधियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई में जुटी हुई है। सहयोगी दीपांकर सरकार और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, चुनाव से पहले नशे की बड़ी खेप, हथियारों का जखीरा बरामद किया जाना इशारा करता है कि आपराधिक तत्व चुनाव में व्यवधान पैदा करने का कार्यक्रम बना रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है और उनके मंसूबों पर पानी फेरा गया है। अब तक की हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी चाहेंगे। दीपक, आपको बताना चाहूंगा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू कराने हेतु उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते फुलवट्टा, काशीपुर और केलाखेड़ा में अवैध तमंचों के साथ अपराधियों को पकड़ा गया है और अवैध असलाओं के जखीरों आखिर किस मंशा से लाए जा रहे हैं, जनपद में किसके लिए लाए जा रहे हैं अवैध असला और हथियारों की खेप, कई बारूद के ढेर पर चुनाव संग्राम को तो बिछ रही है जी। आचार संहिता लगने से पहले ही जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस एक्टिव हो गई है और सबसे पहले निशाना साधा गया नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर। लेकिन इस अभियान के दौरान जो मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। नशीले पदार्थों के खेप के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे भी मिले। पिछले 15 दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारों का मिलना कई और इशारा करता है या तो कोई बड़ी वारदात की तैयारी या फिर चुनावों को प्रभावित करने की मंशा। आखिर क्या है हथियारों को सप्लाई के पीछे के कारण, ये तो पुलिस नहीं जान पाई, लेकिन जो आंकड़े है वो यही गवाही दे रहा है कि हथियारों के दम पर चुनावी माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। केलाखेड़ा क्षेत्र में 10 तमंचे और 22 कारतूस के साथ 3 को गिरफ्तार किया, जबकि फुलवट्टा और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिले के कप्तान भी हथियारों की इस सप्लाई के खिलाफ मास्टर प्लान बना रहे हैं और जगह जगह अपना चेकिंग अभियान को तेजी कर रहे हैं जी। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या वो स्थानीय लोग हैं, बाहर से आ रहे थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तक हथियार पहुंचाना था और कहां से लेकर आ रहे थे? ये जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगे जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से कई लोग जो है उत्तराखंड में आ रहे थे। बात करें अगर सोमवार की, तो सोमवार बीती रात को जो है खटीमा क्षेत्र, पीलीभीत क्षेत्र में लगे हुए जो चौकी है वहां पर जो है
एक व्यक्ति को तलाशी लिया गया तो उसके पास से 7,30,000 रुपए नकदी भी बरामद किया गया, जिसका हिसाब मांगा तो कोई भी किसी भी तरह का कानूनी प्रक्रिया कोई दिखा नहीं पाई, इसलिए उन पैसों को जब्त भी कर लिया गया है। जी, धन्यवाद दीपांकर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार प्रशासनिक अमला सतर्क है, चुनाव में व्यवधान पैदा करने वाली शक्तियों पर नजर बनाए हुए है और ऐसे आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई लगातार चल रही है। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों में पुलिस ने कई आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नशे की बड़ी खेप और हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। अच्छा है, सारे शॉट ऐसे विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से उत्तरकाशी जनपद में मतदान कर्मियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत पहले चरण के प्रशिक्षण का शुभारंभ उत्तरकाशी स्थित कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम और पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। पहले चरण के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों की तरफ से पीठासीन अधिकारियों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह का प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों की तरफ से पीठासीन अधिकारियों को मतदान दिवस से एक दिन पहले और मतदान दिवस की तैयारियों और दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण में बताए गए उनके दायित्वों के प्रति गंभीर रहकर कार्य करें ताकि निर्वाचन कार्य निष्पक्ष संपन्न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते इस बार के निर्वाचन में पिछले निर्वाचन की तुलना में कुछ अलग गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदाताओं को ग्लव्स पहनकर ही बूथ में प्रवेश करने दिया जाएगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 50% बूथों की वेबकास्टिंग भी होगी। लाइव प्रसारण उच्च अधिकारी देख सकेंगे। जिलाधिकारी के पीठासीन अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि पोलिंग बूथ के लिए रवाना होने पर उनके लिए निर्धारित स्थलों पर ही वो रुके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार नगर निगम में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिकारियों को निगम के कार्य करने वाले 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। नगर निगम हरिद्वार में हाल ही में 86 कर्मचारियों की RT-PCR जांच की गई थी। इस जांच में 33 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं फिर से स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट की जांच की है। 108 लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिए गए। अधिकारियों की तरफ से नगर निगम हरिद्वार को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अधिकारी ने कहा कि नगर निगम हरिद्वार में हाल ही में 86 लोगों का RT-PCR सैंपल लिया गया, जिनमें 33 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। RT-PCR टेस्ट जिसमें से कि 33 पॉजिटिव आए हैं, 33 RT-PCR। अब आज फिर से इनकी सारी विभागों की जितने भी यहाँ पे अलग अलग विभाग हैं सबकी आज सैम्पलिंग सुनिश्चित करी थी आज का दिन इन्होंने, जिसमें से आज अभी तक हमने 108 RT-PCR टेस्ट ले लिए हैं। बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं और इससे परेशानी बढ़ गई है, खास तौर पर नगर निगम के कर्मचारियों का संक्रमित होना, क्योंकि वो एक बड़े दायरे में बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आते हैं। हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और किस तरह की कार्रवाई चल रही है। संक्रमण और न फैले इसकी रोकथाम के लिए क्या पहल की जा रही है। जी राजकुमार। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नगर निगम में कल ही जो टेस्ट हुए थे 86 लोगों के टेस्ट किए गए थे RT-PCR टेस्ट, जिसमें से 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की यहाँ पर सूचना मिली है। उसके बाद आज भी जो टेस्ट जारी है वहाँ पर लगभग खबर लिखे जाने तक 106 लोगों के टेस्ट किए गए थे, जिसमें अभी हटाना बाकी है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो शहर के बीच में जाते हैं और वही पॉजिटिव हो रहे हैं, वही अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता का सुरक्षा कैसे हो पाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो शहर के अंदर कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्टिंग, यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया जो है बढ़ा दी गई है। उसी को लेकर जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर भी लगाए गए हैं। वहीं जो भी श्रद्धालु जो हरिद्वार आते हैं
जो भी यात्री रेलवे से या फिर बस स्टैंड से जो भी बसों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी RT-PCR जांच के लिए कैंप लगाए गए हैं और आने वाले समय में इस कोरोना पॉजिटिव जो आंकड़े हैं उनको कम किया जा सके, इसी के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और जो संक्रमित पाए गए हैं उनका इलाज सही से हो रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं RT-PCR टेस्ट में उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनके साफ हिदायत दी है कि घरों से बाहर ना निकले और उनका समय समय पर इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं जो भी व्यवस्था है उनके लिए यहाँ पर होम आइसोलेशन में की जा रही है। उसके बाद अगर गंभीर रूप से जो बीमार है उनको हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर कोविड के 3 से 4 हॉस्पिटल यहाँ पर बनाए गए हैं, कई बेड वो हैं, यहाँ पर बेड रखे गए हैं, एक्स्ट्रा बेड भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लगभग 3 से 4 हजार लोगों के लिए बेड की यहाँ पर सुविधा की गई है। आने वाले समय में अगर महामारी लगातार फैलती है तो उसको काबू करने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी दी, धन्यवाद राजकुमार इन तमाम जानकारियों के लिए। नगर निगम कर्मचारियों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। इधर सुरक्षा को लेकर हर पहल की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में एक मौलवी और मुस्लिम सेवा संगठन के 3 पदाधिकारियों के साथ ही 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। शिकायत 1 जनवरी को हुए मुस्लिम जलसे को लेकर दर्ज की गई है, जिसमें हिंदू धर्म के विरोध में टिप्पणी की गई थी। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार में हुए धर्म संसद और जितेंद्र त्यागी की पुस्तक में पैगंबर के बारे में लिखने के खिलाफ पुलिस मुख्यालय कूच करने वाले मौलाना समेत संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुकदमे में 1 मौलाना और मुस्लिम सेवा संगठन के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जानकारी के अनुसार इनके अलावा भी 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शहर कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि 1 जनवरी को मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कनक चौक से पुलिस मुख्यालय कूच किया था। सोमवार को इसके खिलाफ रायपुर के रहने वाले राष्ट्रवादी सत्यवीर सिंह ने शहर कोतवाली में शिकायत देकर आरोप लगाया कि मुफ्ती रईस, सद्दाम कुरैशी, नईम कुरैशी, आसिफ कुरैशी और मुस्लिम सेवा संगठन के अन्य मुस्लिम नेताओं ने गांधी पार्क के पास बिना प्रशासनिक अनुमति के जलसे का आयोजन किया। आरोप लगाया गया कि जलसे में मौजूद मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने हिंदू धर्म के विरोध में टिप्पणी की, जिससे उनके साथ साथ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि मौलवी मुफ्ती रईस जमीयत उलमाए हिंद के जिलाध्यक्ष और इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं। नईम कुरैशी मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष, सद्दाम कुरैशी महासचिव, आकिब कुरैशी उपाध्यक्ष है। अब देखना ये होगा कि क्या उत्तराखंड की सरकार इन जिहादियों पर भी कार्रवाई करेगी जो हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, या सिर्फ कानूनी कार्रवाई में गिरफ्तारी हिंदू साधु संतों की ही होगी। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय है। बाजपुर की बरहैनी चौकी पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने शराब को कब्जे में ले लिया है। आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटी हुई है। हाँ, ये कल रात शराब पकड़ी गई बरहनी क्षेत्र में, जिसमें 22 पेटियां हैं जो अंग्रेजी शराब है, और उसमें जो मुलजिम है गुरविंदर इसमें फरार है, मौके से फरार है। इसकी खोजबीन की जा रही है, जल्दी इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के आरटीओ रोड क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने उद्भेदन किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जमीन विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध असलाह भी बरामद किया गया। मामले की छानबीन की जा रही है।
निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद कोई कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर पुलिस की निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। 2022 चुनाव को सफल बनाने के लिए प्रशासन हर तरह से प्रयासरत है। इस कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर थाने के उप जिलाधिकारी, जसपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने पीस कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें आगामी चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, इन सब बातों को लेकर बातचीत हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जसपुर में पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। काशीपुर में लगातार सर्दी कहर बरपा रही है। वहीं नगर निगम की तरफ से क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था न किए जाने से बाहर रहने वाले गरीब मजदूर वर्ग के लोग ठिठुरते रहते हैं। इस मामले में लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही सर्दी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था न किए जाने से और भी परेशानी हो रही है। दो 3 साल पहले तक तो सारी व्यवस्था होती है। अब तो 2 साल से ना तो किसी चौराहे पे लकड़ियाँ बढ़ रही हैं, ना ही कोई इंतजाम कर रही। हमारी नगर निगम से कोई भी इंतजाम इस साल नहीं हो रहा। अपने पास से चंदा करके लकड़ियाँ इकट्ठी करके तब तो हम आग जला के लोगों का हाथ ताप रहे हैं। बैठ के बुजुर्ग हैं या आसपास के लोग हैं, सब लकड़ी डाल के हाथ ताप रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटी हुई है। लगातार क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा है। सितारगंज में पुलिस ने जांच अभियान के दौरान करेंसी नोट का बड़ा जखीरा बरामद किया। सितारगंज थाने के अंतर्गत सरखड़ा पीलीभीत बैरियर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 7,30,000 रुपए नकदी बरामद की। दरअसल विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और ऐसे में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाना प्रतिबंधित है। मेरे द्वारा सरकरा बैरियर पे पुलिस टीम के साथ चेकिंग की जा रही थी, तो हमारी की तरफ रास्ते की तरफ से एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसकी चेकिंग की गई, तो उसमें 7,40,000 रुपये बरामद हुए, जिनके इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था। उनसे पूछा गया कि रुपए कहाँ से लाए, तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाए। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए रुपये को सीज किया जा रहा है और अधिकारीगणों को सीज कर रहा है। इनका नाम राकेश कुमार चौबे है और ये बसंत गार्डन किच्छा के रहने हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।